संजय, जरा एक चीज ये भी बताइए कि 40 करीब याचिकाएं दाखिल की गई थी, 5 छात्र भी थे जिन्होंने इसको लेकर विरोध करते हुए याचिका दाखिल की थी। इन सारी याचिकाओं में सिर्फ इन्हीं 3 बातों को प्रमुखता से ली गई या जिन पर हम बात कर रहे हैं कि कितना आगे और बढ़ सकता है, कैसे ये लागू हो पाएगा और किससे क्या लाभ या हानि, इसको लेकर भी कोई और याचिका दाखिल की गई थी क्या? 40 याचिकाओं में मूल रूप से सवाल यही था, उन्होंने यही कहा कि सरकार का जो 130वां संविधान संशोधन है वो अवैध है, वो हमारे अधिकारों का यानी आरक्षित वर्ग के अधिकारों का उल्लंघन है, साथ ही संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है, लिहाजा इसे अवैध घोषित किया जाए, इसे रद्द किया जाए, स्ट्रक डाउन किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन तक ये सारे पक्षकारों की दलीलें सुनी, सरकार के जवाब सुने, इस पर इनके प्रत्युत्तर सुने और उसके बाद कोर्ट ने यह तय किया, लिखित लोगों से दलीलें भी ली गई और उसके बाद कोर्ट ने तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए फिर यह तय किया कि सरकार के 130वें संविधान संशोधन में कहीं कोई संविधान के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम नहीं हुआ, बल्कि ये तो संविधान की भावना को और पुष्ट करता है जिसमें हर एक आदमी को विकास के लिए, अपने विकास के लिए, उन्नति के लिए, अपना करियर बनाने को, जिंदगी लाइफ बनाने को उन्हें एक समान अवसर दिए जाएं, तो समान अवसर की पुष्टि करता है ये आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही मान्यता निर्धारित की है, यही स्थापित किया है। लेकिन संजय, समान अवसर कैसे? यही तो उनका बड़ा पॉइंट था कि इसमें तो इनइक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटीज में आपने एसटीज को अलग कर दिया, ओबीसीज को अलग कर दिया, एससीज को अलग कर दिया, तो इसमें इक्वालिटी कहां है? इस पर कोर्ट की टिप्पणी नहीं, इस पर कोर्ट की इक्वालिटी लाने के लिए ही तो इन वर्गों को आरक्षण दिए गए थे। एससी एसटी वर्ग को उनका आरक्षण तो हो गया, अब ये विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का था। वहां जो एससी एसटी की बात होती है उसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोग ही तो हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े, शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे लोग हैं। अब जब आर्थिक रूप से विशिष्ट आरक्षण देने की बात की गई है तो ऐसे में फिर एससी एसटी और ओबीसी को उसमें शामिल कर देने के बाद तो जो अनारक्षित वर्ग है, उनके जो गरीब लोग हैं, उनको तो बहुत कम मिल पाएगा। तो ऐसे में सबको समान अवसर देने की जो बात है वो बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में कोर्ट का ये मानना है कि जो दलीलें सरकार की ओर से दी गई हैं उसे कोर्ट ने माना है, याचिकाकर्ताओं की दलील को दरकिनार किया है, क्योंकि इसमें समान अवसर वही जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है और उसको शैक्षिक रूप से उसके पास फीस भरने को पैसे नहीं है तो उसको आरक्षण का लाभ देकर उसे आगे लाया जाए। पिछड़े वर्ग और ओबीसी एससी एसटी को इसी तरह से तो पीछे से आगे लाया गया कि उनको शैक्षिक रूप से आगे किया गया, स्कूलों कॉलेजों और संस्थानों में दाखिले दिलाए गए, नौकरियों में आरक्षण मिले, प्रमोशन में आरक्षण मिले ताकि वो किसी तरह आगे आए। ऐसे ही आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, वो चाहे अनारक्षित वर्ग का हो, जिसको लोग सवर्ण कहते हैं, फॉरवर्ड क्लासेस कहते हैं, उनके गरीब लोगों को आरक्षण देने के लिए व्यवस्था लाई गई है, जिसका पुराने आरक्षण की व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो कोर्ट ने इन सरकार की इस दलील को माना है, मंजूर किया है कि इससे वाकई जो आरक्षित वर्ग है, जो एससी एसटी ओबीसी वर्ग है, उनके अवसरों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये तो ऐसे लोगों को जिनको आर्थिक रूप से पिछड़े होने की वजह से अवसर नहीं मिल पाते थे, उनको अवसर मुहैया कराया जा रहा है। यानी सब साथ बढ़े, सब साथ चलें, संग गच्छत ध्वंग संग वदत ध्वंग, इसकी जो वेद में ये ऋचा कही गई है उसकी पुष्टि करता है ये, ऐसा कोर्ट ने माना है। संजय, ये जो जजों की 5 जजों की बेंच पर बातें की जा रही, जिसमें पहले 4 और 1 यानी 4 जज का मत एक तरफ और 1 जज का मत अलग तरफ था, क्या ये 4 और 1 से फैसला आया या 3-2 से? ये अभी तक तो 4-1 का ही फैसला माना जाएगा। क्या सीजीआई खिलाफ है इसके? इसमें मैं तो अभी तक सिर्फ सीजीआई का फैसला मैं सुन नहीं पाया हूं, क्योंकि मुझे अपने दर्शकों के साथ सारी जानकारी शेयर करनी थी, तो ये अभी मैं देख भी नहीं पाया हूं। लेकिन जैसे ही 3 जजेज का फैसला आया वैसे ही ये साफ हो गया कि सरकार की नीति को जीवन दान मिल गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस आरक्षण नीति को, नई आरक्षण नीति को अपहेल्ड कर दिया है, ये क्लियर हो गया। संजय, आखिरी कार्य दिवस जस्टिस यूयू ललितकर, आखिरी कार्य दिवस पर पहले संजय लौट रहे हैं आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी, क्योंकि 3 जजेस का फैसला जैसे ही पक्ष में आया वैसे ही ये बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलने का, तो वैसे ही इसे अप्रूव माना गया। लेकिन अभी बड़ी खबर आपको देते हैं, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस भट्ट, उनका फैसला आर्थिक आरक्षण के खिलाफ है। जस्टिस
यूयू ललित आर्थिक आरक्षण के खिलाफ में ये सीजेआई है और आखिरी कार्य दिवस है उनका। संजय, ये बड़ी खबर क्योंकि जस्टिस भी इसके खिलाफ, लेकिन 3 जजेस कह चुके थे कि पक्ष में, तो इसीलिए पक्ष में फैसला। जी हाँ, और अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे देखा है कि चीफ जस्टिस और जस्टिस भट्ट इस सरकार की इस नीति के खिलाफ हैं, बाकी 3 जज इसके सपोर्ट में हैं। तो जिस समय ये अलग अलग फैसले आ रहे थे उस समय भी मुझे ये लगा था कि कहीं 3-2 से मामला इस पार होता है या अधर में रह जाता है, ये देखना होगा। 3-2 से यानी बहुमत का फैसला मान्य होता है। ये पुरानी परंपरा है कि जब फैसला सुनाया जाता है और एक डिसेंट जजमेंट होता है यानी विभक्त फैसला होता है, तो जो पहले बहुमत का फैसला होता है उसे पहले सुनाया जाता है, अल्पमत का फैसला आखिर में सुनाया जाता है। इसका उल्लंघन एक बार ही हुआ था जिस समय 3 तलाक वाले मामले में चीफ जस्टिस केहर, उन्होंने अल्पमत होने के बावजूद अपना फैसला पहले सुनाया और इसलिए मीडिया में कंफ्यूजन हुआ कि फैसला पहले सुनाया जा रहा है तो हो सकता है ये बहुमत का फैसला हो, लेकिन आखिर में उन्होंने बड़े अपने अंदाज में कहा कि हालांकि ये फैसला अल्पमत का फैसला है, बहुमत का फैसला अब सुनाया जाना है। तो उस समय ये लगा था कि उस परंपरा का उल्लंघन था, लेकिन इस बार जैसे ही ये फैसला सपोर्ट में आया तो हमारे अंदर से आवाज यही आ रही थी कि ये बहुमत का फैसला है। और इससे आगे जैसे ही 3 जजेस ने अपना फैसला सुनाया, इसके बाद जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो समझ में आ गया कि अब डिसेंट वॉइस आना शुरू हो गई है, यानी अब इस फैसले के उलट जो विचार हैं जिन जजों के वो आने शुरू हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने सबसे आखिर में अपना फैसला बताया, उन्होंने जस्टिस रविंद्र भट्ट के साथ अपने विचारों की सहमति जताई। लेकिन अब ये देखिए कि ये कहा जाता है कि चीफ जस्टिस इक्वल अमंग ऑल हैं, लेकिन उसमें फर्स्ट हैं, फर्स्ट अमंग इक्वल। तो उसमें ये पता चला कि चीफ जस्टिस अगर खिलाफ भी हैं तो सभी जजों के, यानी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसमें लिखा सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं। तो वैसी ही स्थिति है कि सारे जजेस की स्थिति एक जैसी है। उसमें अगर 3 जजेस किसी फैसले पर एक मत होते हैं और चीफ जस्टिस और उनके साथी जज अगर अल्पमत में रहते हैं तो फैसला बहुमत का ही लागू होता है।